तो बच्चों हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इक्विवेलेंट वेट क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। फिर हमने आपको बता दिया एक आयन है, उस आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। और फिर हमने एक आपको बता दिया थर्ड पॉइंट कि एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। तो हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब हम आपसे फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। आपको एक बेस गिवन है और आपको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले। बेस का जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू मोलर मास, वो आपको जो भी बेस दे रखा है आपको उसका मोलर मास लेना है और उसके जो मोलर मास है उसको डिवाइड करना है उसकी एसिडिटी से। ठीक है। एसिड का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा। एसिड के लिए हमने लिखा था ना इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। एसिड के लिए हमने बेसिसिटी और बेस के लिए लिख रहे हैं अपन एसिडिटी। एसिडिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिटी, तो एसिडिटी होता क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब एक बेस जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर सकता है ना उसको बोला जाता है एसिडिटी। और बेसिसिटी हमने क्या बोला कि एक एसिड जितने H+ आयन रिलीज कर सकता है वो होता है उसके लिए बेसिसिटी। मतलब एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी का लिया जाता है। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल है कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ये बेस लिया और ये बात करते हैं हम उनके एसिडिटी के बारे में। ठीक है जी। और थर्ड कॉलम में काम कर लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट वेट भी लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट E जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस हमने ले लिया, NaOH के बारे में बात करी। NaOH बेस है। NaOH कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, तो 1 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। इसका एसिडिटी कितना हो गया 1। हमको इसका इक्विवेलेंट वेट लाना है। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, मोलर मास ये होता है इसके लिए 40 अपॉन 1। कौन सा क्या देंगे, जो NaOH है इस NaOH का इक्विवेलेंट वेट होता है 4040। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ये तुमने NaOH लिया। चलिए नेक्स्ट बेस हम एक काम करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें 2OH आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब इसका जो एसिडिटी है वो कितना होगा, 2 होगा। अब नेक्स्ट कॉलम में हम इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हैं ना, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी 2 है, मोलिकुलर मास निकाले। कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, कैल्शियम होता है आपका 4040 और ऑक्सीजन क्या है 16 + 1 17, 17 2 34, ये लीजिए 34 अपॉन 2। इसको सोल्व करें 4 7, ये बनेगा 74 अपॉन 2, 74 अपॉन 2। इसको डिवाइड करें 337। तो आंसर क्या देंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होता है 37। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है। एक और ले लेता हूं मैंने NH4OH ले लिया, NH4OH। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कितने OH आयन रिलीज करेगा 3। तो इसका मतलब इसका एसिडिटी कितना होगा 3। NH4OH 1 OH रिलीज करेगा, इसका एसिडिटी कितना होगा 1। हमको इक्विवेलेंट वेट लाना है। इक्विवेलेंट वेट E, इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे आप, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सॉरी, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, इसके एसिडिटी से, वो 3 है। इसका मोलिकुलर मास निकाले। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितना होता है 27 हो गया एटॉमिक मास। ऑक्सीजन 16 + 1 17 और 17 3 51 अपॉन 3। इसको सोल्व करें 78 अपॉन 3, 78 अपॉन 3। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने NH4OH ले लिया है। NH4OH का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकाले। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 14। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 + 1 5, एटॉमिक मास 1, तो 5 है तो 5 हो गया। ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय NH4OH, इसका एसिडिटी कितना है 1। इसका सम करें, देख सकते हैं
14 प्लस 5 होगा 19, 19 और 16 20 30 35, ये बन जाता है 35 अपॉन 1। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 35। इस टाइप से हम बेस के इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाला, फोर्थ पॉइंट बता दिया। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट। ये लीजिए, अब हम आपको एक सोल्ट दे रखा है और सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाते हैं। सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? सोल्ट, आप ये तो समझते हैं सोल्ट है, सोल्ट बेसिकली कटाइन एनाइन से मिलकर बनता है। सोल्ट जो है ना वो किससे मिलकर बनेगा? कटाइन एनाइन से मिलकर बनेगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू लिखा जाता है, वो जो सोल्ट है उस सोल्ट का हमको मोलर मास लेना है। ठीक है, और सोल्ट के लिए हम बोल देते हैं मोलर मास, या उसी को बोल देते हैं हम फॉर्मूला मास। उस फॉर्मूले का जो मास होगा, मतलब उस सोल्ट का फॉर्मूला मास लेना है, और फॉर्मूला मास को किससे डिवाइड करेंगे? मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, सोल्ट है, सोल्ट को जैसे आप डिसोसिएट करोगे, एक कटाइन देगा, अनाइन देगा। कटाइन का मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अनाइन का मतलब आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसका जो भी फॉर्मूला मास है उस फॉर्मूले मास को डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करना होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और या फिर और टोटल नेगेटिव चार्ज। क्या काम करें, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है या जो भी फॉर्मूला मास है, इस फॉर्मूले मास को किससे डिवाइड करेंगे? उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज और उसको टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करना है। अब टोटल पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव, अब एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। जैसे मान लो सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया NaCl। NaCl एक एग्जांपल लेते हैं। NaCl है, ये डिसोसिएट होगा तो हमको क्या देगा? एक तो Na+ देगा, सेकंड क्या देगा? Cl- देगा। आप इसको देख के बताइए, इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? 1 है। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 1, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -1 आया। अगर मुझसे बोला जाए आप NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट, NaCl का फॉर्मूला मास का मतलब फॉर्मूले का मास, फॉर्मूला क्या है? मतलब सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला NaCl है ना। इसका अगर हम फॉर्मूला मास निकालें, सोडियम होता है 23, क्लोरीन होगा 35.5, सम किया तो बनता है 58.5 अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज वो 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज तो वो भी 1 है। डिवाइड करते समय हमको केवल मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं देखना है। दोनों में से और का मतलब या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज लेंगे या आप टोटल नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो कुछ भी ले लीजिए। 1 है तो 1 से डिवाइड किया, आंसर देंगे 58.5। इसका मतलब NaCl का इक्विवेलेंट वेट आ गया 58.5। ठीक है, सोल्ट के और एग्जांपल लेते देखें आपके लिए। सेकंड एग्जांपल, सोल्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया CaCl2। ये CaCl2 ले लिया। CaCl2 है, इसका डिसोसिएशन होगा, हमको देता है कैल्शियम +2 + 2Cl- ये दे देगा हमको। ठीक है जी, अब आप इसमें देखें, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? तो +2 आ गया। टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कैसे देखेंगे? देखो, अनाइन कौन है? Cl- या Cl- है, इस पे चार्ज कितना है? -1 है। और कितने? 2, तो 2 है तो चार्ज कितना हो गया? टोटल टोटल तो -2 होगा ना। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है। हमको इक्विवेलेंट वेट लाना है। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाले, कैल्शियम कितना होता है? 4040 और Cl2 है, ये बनेगा 71। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 111 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या ले लिया? नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। ये मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमको देता है 2 एल्यूमिनियम + 3 SO4 -2। ये हमने डिसोसिएट कर दिया। आप इसमें देख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज। देखना इधर, एल्यूमिनियम +3 है। एल्यूमिनियम एक आयन पे चार्ज कितना है? +3, तो 2 आयन है ना, तो 2 का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया? तो ये +6 आ गया। टोटल नेगेटिव चार्ज, सल्फेट है, सल्फेट पे चार्ज कितना है? -2 है। और कितना सल्फेट आयन है? 3, तो चार्ज कितना हो गया टोटल? ये -6 आ गया। इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? +6 हुआ। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -6 हुआ। तो हमको करना क्या है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास। चलो एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास, एल्यूमिनियम है 27, इसका डबल करें, 27 का डबल किया तो ये बनेगा 54 प्लस 3 टाइम्स ऑफ। ठीक है, सल्फर है, सल्फर को आप क्या लिखेंगे? सल्फर ये बनता है, सल्फर हो जाएगा 32 प्लस
ऑक्सीजन 16 4 जा 64, ये 64, इसको 3 टाइम्स करना है और इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। इसका सम करके देख लेते हैं। 64, ठीक है, तो ये बनेगा 6 9 96 को क्या करना है आपको, 96 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 96 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 8 इन, ठीक है, 288 है। 288 में आपने क्या कर दिया, 54 को प्लस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों 2 12 और 6 ये 14 एंड 3। इसका मतलब इसका जो मोलिकुलर मास है ये कितना बनेगा, 342। आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सिखा दिया, सोल्ट का भी इक्विवेलेंट वेट बता दिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताते हैं, जैसे आपने क्या किया, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट। ठीक है, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो एक तो आपने क्या बता दिया, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला मास लेना है और फॉर्मूले मास को टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करना। एक तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ। सोल्ट है, सोल्ट बेसिकली किससे बना है, सोल्ट हमारा कटाइन एनाइन से बना है ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कटाइन, उसके कटाइन का इक्विवेलेंट वेट लेना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनाइन, उसके अनाइन का इक्विवेलेंट वेट लेना है। दोनों का सम कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब कटाइन का इक्विवेलेंट वेट और अनाइन का इक्विवेलेंट वेट है, अगर इन दोनों का अलजेब्रिक सम करें तो भी हमको क्या मिलेगा, हमको सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कटाइन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनाइन, इनका सम करेंगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमको जो इक्विवेलेंट वेट बताना है, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। हमको इक्विवेलेंट वेट किसके लिए देना है, इक्विवेलेंट वेट हमको बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना मेरे को एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। ये लीजिए, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। वैसे आपको ध्यान होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट मैंने अभी भी जस्ट कैलकुलेट किया, ये कितना आया, मोलिकुलर मास अपॉन हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 342/6, ये आ रहा है ना। अब इसी को मैं दूसरी तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाला, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसके कटाइन का इक्विवेलेंट वेट और उसके अनाइन का इक्विवेलेंट वेट होगा ना। सबसे पहले तो हम इस एल्यूमिनियम सल्फेट को चलो ब्रेक करके देखें। ये एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा, एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है 2 एल्यूमिनियम + 3 SO4 -2, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इसके कटाइन का इक्विवेलेंट वेट, इसको देख के बताओ इसमें कटाइन कौन है, कटाइन एल्यूमिनियम +3 है। यानी आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम +3 का इक्विवेलेंट वेट लेना है, प्लस अनाइन कौन है, अनाइन सल्फेट है, सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट लेना है। ये लीजिए, ये तो करना है आपको। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, आपको बताया था ना, इसका जो सेकंड पॉइंट था इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे सिखाया था मैंने, आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, उस आयन का जो भी फॉर्मूला मास है उसको उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उससे डिवाइड करते हैं ना। एल्यूमिनियम +3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 27, तो इसका फॉर्मूला मास हो गया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट, सल्फेट आयन, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले तो आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, सल्फर कितना हुआ 32 और ऑक्सीजन 16 4 जा 64 और ये क्या था, कितना बनना 96 को किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, इसको सोल्व करें तो ये कितना आया 9 और इसको डिवाइड किया 48 एंड 9 आंसर दे रहा है ये 57, ये हमको 57 दे देता है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब हमने इस मेथड से निकाला तो 57 आ रहा है। उससे देखें ये जो सोल्व किया था हमने 342 है, 342 को 6 से डिवाइड करें, इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं 5 6 30 और 7 6 42, ये 57 और आप देख लीजिए इससे भी ये 57 आ रहा है। इसका मतलब सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो दो मेथड है, या तो आप क्या काम करें, उसका जो फॉर्मूला मास है उस फॉर्मूले मास को टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दें, या फिर एक और तरीका है सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आप उसके कटाइन का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, उसके अनाइन का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, उन दोनों का सम कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक किया तो हमने ऐसे लिखा ना। ठीक है, अब देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, अगर आपसे बोला जाए ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसमें
टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, आपसे क्या बोला जाए इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे काउंट करेंगे, एल्यूमिनियम +3 है, एक आयन पे कितना चार्ज है +3 है, तो 2 आयन है ना, तो टोटल की बात आएगी, तो टोटल कितना होगा +6 होगा, टोटल नेगेटिव कितना होगा -6 होगा, तो ये तो +6 और -6 होगा जब टोटल की बात करेंगे। अगर हमें किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अगर आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आयन पे जो चार्ज है उससे से डिवाइड करें, टोटल चार्ज से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एल्यूमिनियम +3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो 27 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ना कि 6 से डिवाइड किया। इसका मतलब अगर आपको केवल आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सुनो, अगर आपको आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आयन पे जो चार्ज है उसी से डिवाइड करना है। अगर आपको सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वहां पर टोटल लेना होगा ना, तो टोटल लेते समय आपको उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। मतलब जब आपको सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, देखो फॉर्मूला में डिफरेंस है। सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या बताया मैंने, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज, वहां टोटल वर्ड काम में ले रहे हैं। और जब आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उस आयन का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ मैं टोटल नहीं बोलता, क्या बोलता हूँ, उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट है। तो आप देखिए आयन पे 403 है ना, तो यहाँ मैंने 3 से डिवाइड किया है, ना कि मैंने 6 से डिवाइड किया है, समझे। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये CaCl2 जो हमने बनाया था ना, उसको भी ले लेते हैं। देखो जैसे ये हमने लिखा CaCl2, ठीक है, वही एग्जांपल वापस ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैल्शियम +2 2Cl- आ गया ना, ये 2Cl- आ गया, आपको इसका इक्विवेलेंट वेट लेना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -2, इक्विवेलेंट वेट निकालना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन आप क्या लिखेंगे, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज, ये ना अभी जो हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये तो कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 111/2 करें तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आता है 55.5, ठीक है जी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें दूसरी तरह से। हमने आपसे बोला इक्विवेलेंट वेट लाना है, किसके लिए, CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट लाना है, ये CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैंने आपसे क्या बोला, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस अनायन का इक्विवेलेंट वेट। कैटायन कौन है, कैल्शियम +2, ये लीजिए कैटायन का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम +2 का इक्विवेलेंट वेट प्लस अनायन कौन है, Cl- का इक्विवेलेंट वेट लेना है, कैल्शियम +2। अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे, तो एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, आयन का फॉर्मूला Ca+2 है ना, मतलब कैल्शियम +2 है ना, तो इसका मास क्या लिखोगे 40, ये 40 हमने लिख दिया, अपॉन इस पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज है। देखो आयन का जब निकाल रहे हैं तो केवल आयन का चार्ज देख रहे हैं, हम टोटल चार्ज नहीं देख रहे, सुन लेना ध्यान से। प्लस Cl- 35.5, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको हमको 1 से डिवाइड करना है। ये कितना है 20 + 35.5, इसको सोल्व करें आंसर आ जाएगा 55.5। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अरे समझे ना बेटा। अब हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने के फॉर्मूले लिख दिए ना। अब इन फॉर्मूले को अगर हम इन सारे फॉर्मूले को अभी तो हमने सबके अलग अलग फॉर्मूले बता दिए, इनको कंबाइन करके एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इसके लिए। एक जनरल बात करने जा रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला। अब हम आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का, इक्विवेलेंट वेट जिसको ई बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। देखो अगर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट लेना है तो ऊपर क्या लिखते हो आप, एटॉमिक मास लिखते हो, एटॉमिक मास। अगर आप एसिड बेस ले रहे हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं आप वहां लिख रहे हैं फिर उसका मोलर मास, और आयन सोल्ट वगैरह है तो वहां पर आप क्या लिख रहे हैं, वहां लिख देते हैं आप फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास आपने लिखा, ये फॉर्मूला मास आ गया, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करते हो, अगर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप किससे डिवाइड करते हो, वैलेंसी से। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बेसिसिटी से, और बेस का निकालना है तो एसिडिटी से, और फॉर्मूला का निकालना है तो आप उसको चार्ज वगैरह से डिवाइड करते हैं। इन सबको हम इससे बोल देते हैं, इन सबको इन जनरल बोल दिया जाता है एन फैक्टर, या इसी को मैं बोल देता हूं एन फैक्टर, या इसी को हमने बोल दिया वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आप कहेंगे ना एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर क्या है, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी लेना होता है। नंबर 1, एन फैक्टर का मतलब समझा रहे, एन फैक्टर एक जनरल वर्ड है। एन फैक्टर का जो मीनिंग है ना, एलिमेंट का, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के एन फैक्टर का मतलब आपको एलिमेंट की वैलेंसी लेना होता है। दूसरा, अगर आपको एसिड दे रखा है और एसिड का एन फैक्टर की बात करें तो एसिड के एन फैक्टर का मतलब उस एसिड की बेसिसिटी लेनी होती है। और अगर बेस दे रखा है और बेस का एन फैक्टर निकाले तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी एसिडिटी लेंगे। और अगर सोल्ट दे रखा है ना
तो n फैक्टर का मतलब टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लेना होता है। और अगर आयन है तो आयन के n फैक्टर का मतलब उस आयन का चार्ज होता है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, आपने ये जो एग्जांपल बताए तो आप सोचते होंगे ना कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज में से दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। अब कई बार आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सर ये तो जैसे मान लो सपोज हमने ये एग्जांपल ली है, ये लो जी, चलो हमने ये एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट वाला एग्जांपल लिया ना, तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +6 है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना -6 है, तो आपने 6 को ले लिया है। CaCl2 में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था +2 था, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था -2 था, तो आपने 2 ले लिया है, ये ले रहे हो ना। AlCl3 के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 था, टोटल नेगेटिव चार्ज -3 था, तो आपने 3 ले लिया है। तो आपके दिमाग में कई बार ऐसे आता है, सर ये तो इक्वल है इसलिए आपने दोनों में से एक ले लिया, अगर अनइक्वल है तो क्या लेंगे सर? तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक सोल्ट है तो सोल्ट हमको कटायन आयन देगा, तो सोल्ट के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोल्ट तो न्यूट्रल होता है ना। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अगर अलग अलग होंगे तो क्या लेंगे, तो अलग अलग होते ही नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि सोल्ट की बात करें तो सोल्ट तो होता है न्यूट्रल। ठीक है जी, ये हमने आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और हमने लिखा इसी को बोल देते हैं इक्विवेलेंट। अभी जो बताया था, अभी हमने आपको जो बताया था ना, वो हमने आपको इक्विवेलेंट वेट बताया था। क्या बताया था? इक्विवेलेंट वेट, जिसको हमने इसे लिखा। अब हम इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं आपसे ग्राम इक्विवेलेंट, या हम आपसे बात करें इक्विवेलेंट के बारे में। वो था इक्विवेलेंट वेट और ये है इक्विवेलेंट को ही बोल दिया जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट वेट जो लिखा ना, इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या लिखा? इसे लिखा। इक्विवेलेंट वेट को किससे लिखा? इसे, या ऐसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोले कि जो ई ग्राम सब्सटेंस होता है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसका ई ग्राम है, ई ग्राम का मतलब इक्विवेलेंट वेट है। ई ग्राम का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं ई ग्राम जो सब्सटेंस होता है ना, ई ग्राम सब्सटेंस के अंदर होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ई ग्राम सब्सटेंस में क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मान लो आपको अमाउंट दे दिया गया, अमाउंट कितना दिया, आपसे बोला गया कि लीजिए आपके पास में W ग्राम सब्सटेंस है, तो W ग्राम सब्सटेंस है, और आपसे बोला गया इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ई ग्राम सब्सटेंस का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो W ग्राम सब्सटेंस का मतलब क्या लिखेंगे? क्या ये W अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होगा क्या? ये होगा ना, W अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे ना। इसका मतलब हमने एक तरह से ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना दिया। और फॉर्मूला क्या बना? देखिए इधर, ग्राम इक्विवेलेंट कहे या इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू W अपॉन ई। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब आपको कोई भी अमाउंट दे रखा है और उस अमाउंट को अगर आपने उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया तो आपने बना दिया ग्राम इक्विवेलेंट। देखना, ये ग्राम W अपॉन ई ग्राम इक्विवेलेंट है और ई इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने आपको बता दिया था, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, वो इक्विवेलेंट वेट था। अब हम क्या सिखा रहे हैं? अब हम आपको ग्राम इक्विवेलेंट बता रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जो भी गिवन मास है उस गिवन मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो तो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। समझ में आई बात? आप इसको समझना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आया ना। ठीक है, हम आपको ये बता चुके हैं ना कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, ये समझ में आ गया, मोलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, ये हम लिखते हैं ना, ये लिखा ना आपने। ठीक है, तो हम इसी को अगर देखें, इसी को हम देखें तो हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखा? वेट तो दे रखा है अपॉन ई। इस ई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ई की जगह मैंने क्या लिख दिया? मोलिकुलर मास, और ये n फैक्टर, यहाँ पर n फैक्टर आ जाएगा। आपको पता है ये क्या बन गया? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, यार ये तो मोल बन गया ना। तो आपको नहीं लग रहा एक तरह से हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बन गया? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया मोल इनटू n फैक्टर। ये लीजिए एक फॉर्मूला हमने ये बना दिया। क्या फॉर्मूला बन गया? मोल है और
ग्राम इक्विवेलेंट है तो हमने फॉर्मूला क्या बना दिया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, यानी एक तरह से मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच में भी रिलेशन बता दिया है। क्या रिलेशन बना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को बोल देते हैं इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। आप मोल को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चले काम करते हैं, इसके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाते हैं, उससे इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट एक ही बात है। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। हमसे बोला जा रहा है हमारे पास में 4.9 ग्राम H2SO4 है, इस 4.9 ग्राम H2SO4 के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अभी आप इसका सॉल्यूशन देखें। हमने आपसे क्या बोला, ग्राम इक्विवेलेंट जी इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बता दिया, ग्राम इक्विवेलेंट ये तो बोला ना, गिवन मास, जो गिवन मास है उस गिवन मास को किससे डिवाइड करना है जो भी आपका गिवन मास है वो गिवन मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना होता है। गिवन मास कितना है 4.9, ये 4.9 आया, इसको किससे डिवाइड करोगे आप, इक्विवेलेंट वेट से। अब H2SO4 है तो आपको H2SO4 एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिड है, एसिड के लिए क्या लेते हैं अपन, एसिड लेते हैं बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 98 हुआ अपॉन 2, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आता है। और ये H2SO4 है ना, ये H2SO4 हुआ, NH हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके इक्विवेलेंट वेट आपको डायरेक्ट भी याद हो जाने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना H2SO4 का, ये 98/2 यानी 49 होता है। इसको 49 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 0.1 आ जाएगा। तो आप देख लो ना, आपके पास आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो आंसर देंगे ना 4.9 ग्राम के अंदर हमारे पास होंगे 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो जी एक क्वेश्चन और बनाते हैं। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट, how many equivalents are present in 123 gram of H3PO3। चलिए जी, ठीक है, अब हमको इक्विवेलेंट्स निकालने, इक्विवेलेंट इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कहें या ग्राम इक्विवेलेंट कहें, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब हमके इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ई इक्विवेलेंट वेट, सॉरी हमको तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट निकालना है ना। हमने लिखा इक्विवेलेंट इक्वल टू, पता है ना बेबी, वेट अपॉन क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट लिखोगे। वेट वो कितना दे रखा है, हमको 123 ग्राम दे रखा है अपॉन ई इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले। इक्विवेलेंट वेट किसका लेना हमको, H3PO3 का ले लेना, H3PO3 लेना है। H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन इसका एन फैक्टर। एसिड है, एसिड का एन फैक्टर का मतलब कितना H+N देगा। आपको मैंने बोला था ना H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4, H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड होता है, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है और H3PO2 मोनोबेसिक है। तो H3PO3 ये तो डाइबेसिक है ना, मतलब इसका बेसिसिटी 2 होता है। इंपॉर्टेंट है, आप 3 मत ले लेना। हमने आपसे क्या बोला था, एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, जितने रिप्लेस कर सकता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं एसिड के पास जितने H+ वो सारे के सारे रिलीज करें, जितने रिलीज कर सकता है ना उसकी बेसिसिटी होती है। तो इसका बेसिसिटी कितना है, 2 है। और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 48। इसको देखें, ये बनता है
31 और 3 34, 34 एंड 48, 34 48 ये बन जाएगा 82, 82 अपॉन 2 तो हमको ये देगा 41, ये 41 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। इसको किससे डिवाइड करें, 41 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 41 से डिवाइड करेंगे ना तो इसको 3 और 12 आंसर आ जाएगा 3। तो हमने बोला इसके अंदर इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, 3 इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट आर present in 0.5 mole of H3PO2। ठीक है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वही लिया हमने, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट किसके अंदर कैलकुलेट करना है, 0.5 मोल ऑफ H3PO2। इसका सॉल्यूशन देखें, 0.5 मोल H3PO2 है ना, लाना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट लाना है। अभी भी क्या बोला, ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। मोल कितना है, 0.5 दे रखा है, मोल 0.5 है। वैलेंस फैक्टर H3PO2 ये H3PO2 का वैलेंस फैक्टर कितना है भैया, इसका वैलेंस फैक्टर है 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है जी। तो हमने आपको ये समझा दिया कि ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। ये हमने आपको ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट्स के बारे में बता दिया। अब ये जो चैप्टर है, ना, इसके अंदर हमें एक टर्म आती है हमारे पास में, सॉल्यूशन। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, एक जो सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्या किया समझना, आपने क्या किया, दो सब्सटेंस को मिला दिया, आपने दो सब्सटेंस मिला दिए, दो सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, आप दो भी सब्सटेंस मिला सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो कंटेनर है इसमें हमने वाटर ले लिया, सेकंड कंटेनर है इसके अंदर भी हमने वाटर ले लिया। ठीक है। फर्स्ट जो कंटेनर है इसमें वाटर लेके हमने इसके अंदर NaCl को डिसॉल्व कर दिया। सेकंड जो कंटेनर है इसके अंदर हमने वाटर लिया और वाटर लेके हमने इसके अंदर सैंड को मिक्स कर दिया है। इसका मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाटर में NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं और वाटर में उधर सैंड डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर के अंदर आपने NaCl को डिसॉल्व किया, मतलब एक तरह से वाटर NaCl को मिक्स कर दिया, वाटर सैंड को मिक्स कर दिया। आप दो सब्सटेंस मिला रहे, जब कभी भी आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हो तो हम बोलते एक मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। आप दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा। चले जी, इसका मतलब ये भी एक मिक्सचर है और आपके पास ये भी एक मिक्सचर है। वाटर के अंदर NaCl मिला दिया, वाटर में NaCl मिलाने के बाद में जो मिक्सचर बना, क्या उस मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा या केमिकल कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, NaCl वाटर को मिक्स करने के बाद आप ये थोड़ी ना बता सकते हैं कौन सा वाटर है कौन सा NaCl है। इसका मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा हो गया, एक जैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इसका मतलब ये मिक्सचर तो है पर एक कैसा मिक्सचर, ये है होमोजेनियस मिक्सचर। इसको बोल देंगे, ये बन जाएगा, ये बन गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। इधर देखें, इधर भी मिक्सचर तो बना पर वाटर में आपने क्या मिला दिया, सेंड मिला दिया। वाटर में सेंड मिलाने के बाद आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वाटर है कौन सा सेंड। इसका मतलब मिक्सचर तो है पर इसका केमिकल कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मिक्सचर है इसको बोल दिया जाता है दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर बन गया हमारे लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, एक होगा होमोजेनियस मिक्सचर, एक होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इस होमोजेनियस मिक्सचर को ही बोल दिया जाता है सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं होगा सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन बोलता किसे है, अरे यार सॉल्यूशन होगा क्या, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दिख रहा है ना, होमोजेनियस जो मिक्सचर है उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन कर दें तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं ना। इसका डेफिनेशन दिया जाता है homogeneous mixture
ऑफ 2 or more than 2 or more than 2 substances are known as solution। हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दे दी आपको? हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे दी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्सचर होमोजेनियस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो सब्सटेंस आपने मिला दिया और किसी को बोल दिया ये सॉल्यूशन बन गया। नहीं, सॉल्यूशन कब कहलाएगा? सॉल्यूशन हम तभी कहेंगे जब वो जो मिक्सचर बना वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो ये हम बोलेंगे एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बोला जाता है। ठीक है जी, तो आपको हमने ये समझा दिया कि सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम आपसे बात कर रहे हैं जो सॉल्यूशन होता है ना, इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट है इसको बोल दिया जाता है सॉल्वेंट। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ना, NaCl को वाटर में डिसोल्व किया, तो जो NaCl है, NaCl वो हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा? सोल्यूट की तरह। और जो वाटर था, वो जो वाटर है वो वाटर काम करता है सॉल्वेंट की तरह। इन जनरल बात को बता रहा हूँ। इन जनरल क्या बोलते हैं कि जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट बन जाता है और जो मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो जाता है। एक जनरल डेफिनेशन है। तो आप अभी इतना सा समझ लीजिए, जो लेस अमाउंट में है उसको हम सोल्यूट लेके चल रहे हैं और जो मोर अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, चल, ये हमने एक सॉल्यूशन के बारे में आपसे बात करी। सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है इनके बारे में भी आपसे हमने बात करी। अब देखो, जैसे हमने कहा कि एक सॉल्यूशन बनाया, हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। एक एग्जांपल है, ये हमने सॉल्यूशन बना दिया, ये लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने सॉल्वेंट ले लिया। सपोज हमने वाटर ले लिया। हमने बोला हमने वाटर कितना ले लिया? 1000 ग्राम वाटर ले लिया। अब 1000 ग्राम वाटर के अंदर हमने 5.85 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करके बना दिया, तो हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया? सेकंड सॉल्यूशन बनाया, उसके लिए हमने क्या किया? ये 1000 ग्राम वाटर ले लिया। 1000 ग्राम वाटर लेके हमने इसके अंदर 58.5 ग्राम NaCl मिला दिया। इसका मतलब हम इसके अंदर ये देखना चाह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर आप रिलेटिवली कितना सोल्यूट मिला रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं दोनों के अंदर, ये भी 1000 है, दोनों के अंदर क्या कहेंगे? इसमें 1000 ग्राम में कितना डिसॉल्व्ड है? इसके 1000 ग्राम में 5.85 ग्राम डिसॉल्व्ड है और इसके 1000 ग्राम के अंदर 58.5 ग्राम डिसॉल्व्ड है। इसका मतलब अगर दोनों को रिलेटिवली कंपेयर किया जाए, तो आप बता सकते हैं ना सोल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली किसमें ज्यादा है। तो रिलेटिव अमाउंट देखा जाए तो रिलेटिव अमाउंट तो 58 इसी में ज्यादा है ना। अगर मान लो ऐसा होता ना, ये 1000 नहीं होता और 1000 की जगह आप क्या लिखते हैं? आप यहाँ लिख देते हैं 100 ग्राम। या आप ऐसे समझे, इसको तो आप ऐसे रहने दें, इसको तो आप 1000 की जगह 1000 ही रहने दें। 1000 की जगह हमने 1000 रहने दिया। ठीक है, और इधर मैंने क्या किया? इधर 1000 जो है ना, इसकी जगह मैंने 100 कर दिया। ये लो, ये हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं आपसे। देखो अब इधर क्या, देखो समझना, इधर हमने आपसे क्या बोला? 100 ग्राम वाटर के अंदर 5.85 ग्राम प्रेजेंट है और इधर 1000 के अंदर 58.5 है। तो 1000 में अगर 58.5 है तो अगर कंपेयर करें तो 100 में 5.85 भी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इधर भी 100 में 5.85 है, इधर भी 100 के अंदर 550, मतलब 100 के अंदर 5.85। इसका मतलब इसमें और इसमें रिलेटिव अमाउंट दोनों में सेम है। चलो, अब हम जो बात करने जा रहे थे वो आपसे बोल रहे थे ये भी 1000 ग्राम है। मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था ना, अब मैं वापस उसी पे आ गया। उधर भी आपने 1000 ग्राम वाटर ले लिया, इधर भी आपने 1000 ग्राम वाटर लिया। इधर 1000 के अंदर 5.85 है, इधर 1000 में 58.5 है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सोल्यूट का
सॉल्वेंट के अंदर रिलेटिव अमाउंट किस में ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात इसी के अंदर ज्यादा है। तो ये जो रिलेटिव अमाउंट होता है ना, इसी रिलेटिव अमाउंट को बोल देते हैं हम कंसंट्रेशन। ये जो रिलेटिव अमाउंट है इसी को हम एक नाम दे देते हैं और इसको बोल दिया जाता है कंसंट्रेशन। इन दोनों को देख के बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? कंसंट्रेशन का मतलब रिलेटिव अमाउंट ही होता है ना, तो ऑब्वियसली बात इसका ज्यादा हमेशा बोल सकता है ना। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन ए है, इस सॉल्यूशन ए की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन बी से ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है भाई? कंसंट्रेशन का सीधा सीधा मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिलेटिव अमाउंट है दैट इज द कंसंट्रेशन। तो आप चाहें तो हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन के बारे में, ये लीजिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसकी डेफिनेशन दी जाती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड relative amount of solute and solvent in given volume of solution is known as concentration। कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है? कंसंट्रेशन का मतलब आपने जो सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया उस सॉल्यूशन के अंदर उसका जो रिलेटिव अमाउंट होता है दैट इज नोन एज ए कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, हम इसको समझे। जैसे हमने क्या किया, हमने ये 1000 ग्राम वाटर ले लिया है, समझ ना भाई? ये मैं 1000 ग्राम वाटर ले लेता हूँ। 1000 ग्राम वाटर लेके और मैंने क्या काम किया, 1000 ग्राम वाटर के अंदर 5.85 ग्राम NaCl को मैंने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ कि 1000 ग्राम जो वाटर है, इस 1000 ग्राम वाटर के अंदर 5.85 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड है। या मैं आपको ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, 1000 ग्राम जो वाटर है इसके अंदर 0.1 मोल NaCl डिसॉल्व्ड है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, वो जो मास है, मास को किस में चेंज कर दिया, मास को मैंने इसमें चेंज कर दिया मोल में, और इस मोल को हम ग्राम इक्विवेलेंट में भी चेंज करके बता तो सकते हैं ना। मतलब हम बेसिकली जो रिलेटिव अमाउंट है ना, वो रिलेटिव अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम या मोल, या हम एक तरह से देखा जाए तो इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी तो बता सकते हैं ना। आप इसको से समझो, जैसे मान लो सपोज ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को मेजर करना है। अब ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम कोई इस लेंथ को फीट में मेजर करता है, कोई इंचेज में मेजर करता है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में। इसका लेंथ तो वही है पर उसकी यूनिट्स तो अलग अलग हो सकती है ना। इसलिए मैं आपसे ये भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन है ना, यानी जो रिलेटिव अमाउंट है, उस रिलेटिव अमाउंट को भी बताने के तरीके, मतलब यूनिट्स तो अलग अलग हो सकती है ना। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो है आपसे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है, इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने ली है नॉर्मेलिटी। फर्स्ट यूनिट नॉर्मेलिटी, इसका सिंबल है कैपिटल N, ये इसका सिंबल होता है नॉर्मेलिटी कैपिटल N। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं पहले आपके लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalent of solute present in, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution known as
नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन क्या दी हमने नॉर्मेलिटी की? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपको कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द नॉर्मेलिटी। हम इसका फॉर्मूला अगर बनाए तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने ये लीटर में लिख दिया है। ठीक है, या आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो नॉर्मेलिटी को हमने किससे लिखा? n से। क्या लिखा आपने? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट तो यार वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो होता है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ये हमने ले लिया लीटर के अंदर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसमें जो अमाउंट है ये ग्राम में लेना, और ये इक्विवेलेंट वेट है। ये वेट किसका है? ये सोल्यूट का मास है, और जो इक्विवेलेंट वेट है ये भी सोल्यूट का लेना होता है। कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम वगैरह हमको मिलीलीटर में दे देते हैं, तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे तो क्या काम करे? आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। हमने क्या किया? उस वॉल्यूम को लीटर से हमने मिलीलीटर में चेंज कर दिया है। इसका मतलब दोनों फॉर्मूले सेम ही है। बस ध्यान रखें, अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले, और वॉल्यूम अगर आपने मिलीलीटर में लिया, वॉल्यूम आप ले रहे हैं अगर मिलीलीटर में, तो फिर आपको उस वाले फॉर्मूले को काम में लेना होता है। वो क्यों फॉर्मूले है। ठीक है, अब क्या हुआ? इसी फॉर्मूले को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लिखा नॉर्मेलिटी इक्वल टू है W अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन V इन लीटर। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। एक काम करता हूँ, इस V को इधर मल्टीप्लाई कर दो। V को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? N इंटू V, और V किस में ले रहे हैं हम? ये लीटर में ले रहे हैं। N इंटू V इक्वल टू क्या बन गया? W अपॉन E। और यार ये तो अभी बताया था ना, W अपॉन E तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट होता है, या आप ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी तो बोल देते हो ना। इसका मतलब एक तरह से हमने अब आपको इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला बता दिया। लीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वाले का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? तो देख सकते हैं, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, या ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक फॉर्मूला तो बताया था ना, W अपॉन E होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एक और बन के आ गया। आप नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मेलिटी को अगर आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक तो होता W अपॉन E, एक होता N इंटू V। N नॉर्मेलिटी, V वॉल्यूम लीटर में। हाँ, अगर आपने N इंटू V किया, समझना, N इंटू V किया और V वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में ले लिया। अगर V लीटर में है ना, अगर V लीटर में तो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, अगर V मिलीलीटर में तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट ना बोल के इसको फिर हम बोल देते हैं मिली ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को बोल दिया जाता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को बोल देते हैं हम मिली इक्विवेलेंट भी बोल दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिली इक्विवेलेंट। ये मिली इक्विवेलेंट बन जाता है। ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना के हमने उसकी नॉर्मेलिटी निकाली। देखो तो बना, हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, ये सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बना के इसकी नॉर्मेलिटी है, सपोज इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 1, तो हमने लिख दिया ये एक 1 इन सॉल्यूशन है। और समझता, हमने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बना के जो भी उसकी नॉर्मेलिटी आ गई सपोज इसकी 1/2, तो हमने बोल दिया 1/2 नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 1/2, तो हमने बोला ये एक n/2 सॉल्यूशन है। n/2 सॉल्यूशन का मतलब इसका नॉर्मेलिटी 1/2 है। अगर आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाया और उसकी नॉर्मेलिटी आ गई 1, समझना, उसकी नॉर्मेलिटी आ गई 1, या आपने सॉल्यूशन बनाया और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? नॉर्मेलिटी आ गई n/2, या उसकी नॉर्मेलिटी आ गई n/10, नॉर्मेलिटी आ गई n/100। समझना, अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर नॉर्मेलिटी 1 है तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। हमने बोला ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे बोला जाए ना ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 है। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब इसका नॉर्मेलिटी 1। ठीक है,
आपने सॉल्यूशन बनाया, उसके नॉर्मलिटी कितनी आ गई 1/2 बाई टू का मतलब सेमी, इसे सॉल्यूशन को बोल दिया जाता है, इसको बोलेंगे हम सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये बन जाएगा हमारे लिए सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, ये सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। n/10 का मतलब होता है डेसी, इसको बोल दिया जाता है n/10, इसको हमने बोल दिया डेसी नॉर्मल, ये बन जाता है हमारे लिए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन n/100 है, इसको बोल देते हैं हम सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, ये बन जाता है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। n/1000 सेंटी, n/1000 इसको हमने बोल दिया है मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है जी, नॉर्मलिटी 10 आ गया, 10n इसको बोल दिया जाता है 10n, ये बनेगा डेका नॉर्मल सॉल्यूशन, डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये एक जनरल टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सेमी नॉर्मल है, मिली नॉर्मल है, इन सब का मीनिंग होता क्या है। ठीक है जी, ये हमने आपको नॉर्मलिटी के बारे में बता दिया। नॉर्मलिटी के देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 are dissolved in 500 milliliter of solution। क्वेश्चन है 0.49 ग्राम of H2SO4 are dissolved in 500 milliliter of solution। Rate नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमसे पूछा जा रहा है ये जो सॉल्यूशन है इसका नॉर्मलिटी कितना होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा, हमने अब इसका सॉल्यूशन देखे, हमने आपको बताया क्या फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम को ml में दे रखा तो 1000 लेना है। गिवन मास कितना है, तो गिवन मास आपके पास है 0.49 है। इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको हमने 500 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करें 500, ये 2 टाइम्स हो गया अपॉन 100, यह जाता है 0.02। हम बोल देंगे इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 0.02 है, या हम ये भी बोल सकते हैं ये एक 0.02 n सॉल्यूशन है। ये मतलब होगा इसका 0.02 n सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी 0.02 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। .4 ग्राम of NaOH are dissolved 0.4 gram of NaOH are dissolved in 0.5 liter solution। Calculate नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बतानी है। ठीक है, देखिए नॉर्मलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या बता रखा है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो ये लीजिए हमने ये बना दिया फॉर्मूला। गिवन वेट कितना गिवन आपको 0.4 दे रखा है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, NaOH दे रखा है, तो आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। हमने ये NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर मास वो तो 40 होता है अपन वैलेंस फैक्टर NaOH का 1, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट भी 40 होता है। 0.4 को किससे डिवाइड किया, 40 से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 0.5। इसको सोल्व करें 410, यह आ जाता है आपको 1/50। 1/50 तो आंसर देंगे
इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 1/50। 1/50 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ठीक है, और बना लेते हैं आपके लिए। how many grams of HCl are present how many grams of HCl are present in 200 milliliter of 0.5 n HCl। क्वेश्चन हमको दे रखा है 0.5 m HCl है, 0.5 m HCl और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 मिलीलीटर। 0.5 m HCl है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 200 मिलीलीटर। हमसे पूछा जा रहा है इसमें HCl का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा। देखते हैं। नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, नॉर्मलिटी होता है ना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम। अब ये किसमें है, मिलीलीटर है ना, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मलिटी कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मलिटी दे रखा हमको 0.5, ये 0.5 दे रखा है। वेट आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट HCl के लिए। अब आपको HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट किसके लिए निकालना है, HCl के लिए। एसिड है ना, मोलिकुलर मास इसका आ जाता है 36.5 और इन फैक्टर इसका 1 है ना, तो ये 36.5 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखा हमने 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह हमने 1000 रखा। वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये 200 दे रखा है। 200 से 1000 कितना टाइम्स होगा 0.5 से इसको ये कितना हो गया 0.1 टाइम। आपको जो अमाउंट पूछा जा रहा है ना, इसका जो अमाउंट है ये बनता है 3.65 ग्राम। आंसर देंगे 3.65 ग्राम इसमें HCl प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ मच amount of H2SO4 are present, how much amount of H2SO4 are present in 200 milliliter of semi-normal solution। क्वेश्चन दे रखा है H2SO4 का सॉल्यूशन कैसा है, सेमी नॉर्मल है और वॉल्यूम दे रखा है 200 मिलीलीटर। आपको पता है इसमें H2SO4 का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा। देखो सॉल्यूशन समझते हैं इसका। नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, नॉर्मलिटी फॉर्मूला लिखा ना W/E मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, और ये हमको मिलीलीटर में लेना होता है। चले जी, नॉर्मलिटी आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेमी नॉर्मल है। सेमी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी कितनी होती है भैया, सेमी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी क्या होती है, सेमी का मतलब बाय 2, तो सेमी नॉर्मल है ना, तो नॉर्मलिटी की जगह क्या रखा हमने 1/2 रखा। वेट अमाउंट हमको लेकर आना है अपॉन ई इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 1000 हमने लिख दिया है अपॉन V वॉल्यूम, वो दे रखा हमको 200। इसको सोल्व करें तो हमारे पास में इसका अमाउंट आ जाएगा ना, ये अमाउंट आ जाएगा। इसको सोल्व करें, ये हो गया हमारा 5 टाइम्स, तो ये बनेगा अमाउंट इक्वल टू 49 अपॉन 10। आंसर 4.9 ग्राम। आंसर देंगे इसके लिए 4.9 ग्राम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, और बनाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। 0.25 मोल of H3PO3 0.25 मोल of H3PO3 are
dissolved in 2 decimeter cubic solution. 2 decimeter cubic solution. Calculate नॉर्मेलिटी, हमको उसका नॉर्मेलिटी लेकर आना है। अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म लिख दिया हमने 2 डेसीमीटर क्यूबिक, इसको भी हम समझ लेते हैं, आप शायद समझते होंगे 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 1000 C डॉट सी का सेंटीमीटर क्यूबिक, या इसी को लिखा जा सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो क्या क्या लिखा जा सकता है? 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, 1 लीटर का मतलब 1000 cc होगा, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा, 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है। तो यहाँ बोला 2 डेसीमीटर क्यूबिक, 2 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब एक तरह से 2 लीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमसे H3PO3 के दे रखे हैं, इसमें क्या दिया, इसका मोल दिया, इसका मोल दे रखा है ना, तो मोल से इसके ग्राम इक्विवेलेंट बना देते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, याद करिए। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको क्या बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना मोल इनटू n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना दे रखा है, ये 0.25 है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर H3PO3। बताइए H3PO3 मोनोबेसिक है या डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है? H3PO3 लाइन से याद कर लिया करो, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4 ट्राइबेसिक, उसके बाद H3PO3 डायबेसिक और H3PO2 मोनोबेसिक। ये तो डायबेसिक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, इसमें तो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा हमने, नॉर्मेलिटी ये तो है ना W/E मल्टीप्लाइड बाय 1 वॉल्यूम, और ये हमको लीटर में रखना होता है। W/E क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, और ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट दे दिया ना 0.5, तो W/E की जगह हमने क्या लिखा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये दे रखा है 2। इसको सोल्व करें 5/20 ये बनेगा 1/4। ठीक है, 1/4 0.25 आंसर देंगे। इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा 0.25 इसकी नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। How many gram equivalent of calcium hydroxide are present in 200 milliliter of 0.5 N सॉल्यूशन। ये लीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है इसका ग्राम इक्विवेलेंट बताने, और गिवन क्या है, गिवन आपको 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं लग रहा जैसे आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। अभी बताया था ना ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ही तो था ना यार, N/V और वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, N/V और वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट है। N नॉर्मेलिटी कितना दे रखा हमको, 0.5 दे रखा है। V क्या है, वॉल्यूम किस में है हमारे पास में, 200 मिलीलीटर में है ना, तो इसको किस में चेंज करेंगे, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ये बनता है आपका 5। आंसर क्या देंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा इसके लिए। समझाए बात? ठीक है, एक और बनाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। How many moles of H3PO4 are present how many moles of H3PO4 are present in
250 milliliter of 0.2 N H3PO2 solution. How many moles of H3PO4 are present in 250 milliliter of 0.2 N H3PO2 solution? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमसे मोल बोला जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, N into V, और वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है। अगर आप ml में लेंगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट N into V। नॉर्मलिटी कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, 0.2 दे रखा है, इंटू V, वॉल्यूम कितना हमारे पास में 250 मिलीलीटर है, हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, 250 अपॉन 1000 क्या लिखा जाएगा, ये 4 है ना, ये हमारे पास आ गया 0.2/4, 0.2/4। इसको सोल्व करें तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है 0.2/4, ये देख लीजिए, इसको सोल्व करके देख लेते हैं, इससे कितना होगा, 2 टाइम्स ये बन जाता है हमारे पास में 1/20, 1/20 आ गया, 1/20 आता है 0.05, ये 0.05 तो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। आपको लाना क्या है, आपको तो मोल लाना है यार, आपको तो मोल लाना है ना, और आया क्या ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट से मोल बना देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमको चाहिए क्या, हमको तो मोल चाहिए ना, तो मोल क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आपका 0.05 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब H3PO4 है, H3PO4 आप बता सकते हैं H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर कितना होता है, तो H3PO4 तो ट्राइबेसिक है ना, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 3, तो आंसर देंगे, आंसर आएगा 0.05 अपॉन 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको इसकी यूनिट्स के बारे में बता दिया है, ठीक।